हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की एग्ज़ाम हाल ही में होने वाली है और ऐसे में क्या होता है कि आप जितना से ज़्यादा रिवीजन करिएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी के रिगार्डिंग जो है ना, ज्ञान बिंदु एडिशन की तरफ से, पब्लिकेशन की तरफ से उनकी 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक जारी की गई थी और इसमें टोटल 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संकलन था, जो कि विस्तार पूर्वक मैंने क्लास करवा दिया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेम प्लेलिस्ट में। और उसके बाद जो है ना, इसमें 18 भाग टोटल दिए गए हैं। 18 भाग समान अध्ययन स्टडी नोट्स के, उसमें भी भाग 1 से लेकर 3 तक मैंने करवा दिया। और आज हम भाग 4 देखेंगे। भाग 4 आज हम देखेंगे। भाग 4 की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये लगभग 10 से 12 पेज की है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। इसलिए क्लास अगर आप शुरू करते हैं तो ख़त्म करने के बाद ही उसको स्टॉप किया करिए, बीच में छोड़िए नहीं, क्योंकि होता क्या पता जो आप मिस कर दे वही क्वेश्चन पूछ दे। तो इससे बेहतर होगा कि आप पूरा क्लास किया करिए। गला आज थोड़ा सा ठीक हुआ है, सोचा इसलिए मैं क्लास ले लेता हूँ। टॉन्सिल थोड़ा सा बढ़ गया इसलिए गले में दर्द रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो है ना, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का स्टडी नोट्स है। अब क्या क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं साथ में। आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ूँगा। पहला आपका भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के विकास कैसे हुआ, इसका संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखते क्या क्या था। अब इसका ये दिया हुआ, अब पढ़ते हैं कि पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई। बक्सर के युद्ध 1764 में हुई थी 22 अक्टूबर को। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कोई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है। इसी के बाद जब अंग्रेजों के हाथों में शासन व्यवस्था चली गई और उसके बाद जो है अंग्रेज शासन पद्धति में अपना बदलाव करते रहे, कुछ एक्ट लाते गए, एक्ट पे एक्ट लाते गए और धीरे धीरे यहाँ से जो है ना संवैधानिक विकास का होना माना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, उसी टाइम पीरियड में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कैसा कदम था? तो पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। बहुत बार पूछा गया कि कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन भी किया गया। मुंबई एवं मद्रास के भी इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे एवं अन्य 3 न्यायाधीश थे। एक चैम्बर्स, 2 लिमेस्टर और 3 हायर्ड थे। कौन कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और तीसरे थे हायर्ड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। प्रतिबंध इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, कहाँ पे? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था 1773 में, तथा 1774 में इसे लागू भी किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पे इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख जो है एक गवर्नर जनरल होता था। जिसका प्रमुख क्या था? तो एक गवर्नर जनरल होता था। आगे देखते हैं। इसके बाद जो है ना, पहले गवर्नर जनरल कौन हुए इसी के तहत? तो वारन हेस्टिंग थे। पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। उसके बाद एक और एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, जो कि 1781 ईस्वी में आया। और रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो
भी कुछ कमियां थी उसको दूर किस एक्ट के तहत किया गया? तो सेटलमेंट एक्ट के तहत किया गया, जो कि 1781 में आई। और 1773 में आई आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। सेम है 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद फिर एक आया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो कि 1784 ईस्वी में आई। 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही यह जो है, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। पृथक पृथक कर दिया गया। आगे है, इसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, याद रखिएगा सेटलमेंट एक्ट की बात किया जा रहा है, जो कि 1784 में आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। पूछा गया बहुत बार कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना है किस एक्ट के तहत किया गया? तो सेटलमेंट एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार भी दिया गया। इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसमें जो आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसका चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का भी एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। विपिन चंद्र स्रोत से लिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट की बात किया जा रहा है, जिसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये इनके में महत्वपूर्ण काम हुआ था। उसके बाद है, इसी एक्ट के तहत पहली बार भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अनुमति भी दी गई थी इसी के द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। चार्टर एक्ट एक और आती है आपका बाद में, 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग अध्यक्षता मैकाले का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर उसका उन्मूलन किया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरुद्ध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरुद्ध थी, इसीलिए से समाप्त कर दिया गया। 1833 इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। इसके बाद आपका चार्टर अधिनियम जो कि 1853 ईस्वी में आया था और चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा है ना संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज में, अब यही चार्टर अधिनियम 1853 की बात की जा रही है। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। प्रतियोगिता परीक्षा जो होने लगा एग्जाम से रिलेटेड और सिविल सेवाओं में जो है इससे पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन
ये जो आप एक्ट देख रहे हैं 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को भी शामिल किया गया, ठीक है, और सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, ठीक। इससे पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों के लिए 6 विशेष सदस्य को जोड़कर विस्तार किया गया और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। अब आता है 1853 के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत का शासन अब कंपनी से हटाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्राउन को भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति। इसके द्वारा भारत में मंत्री पद की भी व्यवस्था की गई थी। 1858 का बात किया जा रहा है, याद रखिएगा 1858 का। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, तो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके द्वारा भारत के मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जो स्थापना है किस एक्ट के तहत किया गया, ये मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाया है। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने इसी के बाद। और आपको याद होगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों की शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया और इनमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है मात्र 6 महीने ही होती थी। उसके बाद आया ठीक 100 साल पहले, अगर देखें तो 1873 की बात किया जा रहा है और ठीक 100 साल पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई थी और इसके ठीक बाद 1873 का अधिनियम आया। और इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और कहीं कहीं पे 1599 भी रहता है, बट 1600 ले चलिए। इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कभी भी भंग कर सकते हैं। जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और 1884 में बहुत बार पूछा भी गया है बीपीएससी के क्वेश्चन में कि कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1884 को। शाही उपाधि अधिनियम 1876 गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। किसे? तो महारानी विक्टोरिया को। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम उसके बाद आया 1892 का और पहली बार कार्यकारी पार्षदों से प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, किंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक यानी कि अनुचित प्रश्न की बात किया जा रहा है 1892 में। और इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट है आपको, जिससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जो कि 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आई थी 1909 ईस्वी में। इस अधिनियम को मार्दो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
और इसे विधायी परिषद और गैर अधिक विस्तार करने और अधिक प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने संबंध उपबंध किए गए थे। और 1909 जो है ना मार्लो मिंटो सुधार होगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार गलती से मिस हो गया, इसको 1919 को बोला जाता है, ठीक है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ साथ प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। एक भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ये बहुत पूछा गया कि प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, किसके, तो कार्यपालिका परिषद के। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस भी कर सकते थे, मत भी दे सकते थे। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रदान किया गया, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। 1919 ईस्वी का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। प्रांतों में जो है द्वैत शासन के जनक कौन थे, तो लियोनस कार्टियस थे। और प्रणाली का प्रारंभ भी किया गया था। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैत शासन, यानी प्रांतों में द्वैत शासन के जनक की बात करते लियोनस कार्टियस थे। और प्रणाली का प्रारंभ भी किया गया था, ठीक है। और भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को, कब, तो 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना ली गई। 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग यानी 1923-24 में जो आई थी, किस सिफारिश पर किया गया था। याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1926 को जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, किस आयोग के तहत, तो ली आयोग के तहत। बहुत बार पूछा गया। 1923 से 24 के बीच में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने एवं केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया। पहले क्या होता था, तो एक ही बजट आती थी और उसी में केंद्र और राज्यों का साथ साथ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जो है भारत में पहली बार यानी कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला है, साथ साथ केंद्र और राज्य बजट दोनों अलग अलग लाने का प्रावधान किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। किसका, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का बात किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी, परंतु प्रस्तावना नहीं थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था, जिसे 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो, किंतु देशी रियासतें संधि में शामिल नहीं हुई हो और प्रस्तावित संघ अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। किसमें, 1935 शासन अधिनियम की बात किया जा रहा है, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतों के लिए 6 प्रांतों में 2 सदनों बने, जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा गया। शेष प्रांतों में केवल विधानसभा नामक एक सदन वाला विधानमंडल बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ किया गया। क्या शुभारंभ किया गया, तो प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की भी स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद जो है इसमें गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया। मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था किया गया था। मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो व्यवस्थापिका के प्रति क्या थे, तो उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका के प्रति क्या थे, तो उत्तरदायी थे।
इस अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को क्या थी, तो प्राप्त थे। उसके बाद अगर आगे देखें तो अब आगे पेज वाला देखते हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। याद रखिएगा 3 सूचियों में, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ, प्रांतीय और समवर्ती। कुछ संघीय विषय की बात करें जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश, जनजातीय मामले आदि आरक्षित विषय थे, जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय के एवं गवर्नर जनरल द्वारा ही किया जाता था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। किसका? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का। इसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था। बर्मा को भारत से 1937 ईस्वी में पृथक कर दिया गया एवं सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग प्रांतों का दर्जा भी दिया गया था। यानी बर्मा जो अलग हुआ था 1935 के एक्ट के तहत ही 1937 में अलग हुआ था। म्यांमार जो आज के टाइम में बोला जाता है। 1935 ईस्वी का अधिनियम पर भारतीयों द्वारा प्रतिक्रिया की अगर बात करें, यानी 1935 जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, इसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की क्या विचारधारा रही, इसके बारे में देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अप्रजातांत्रिक, अनैच्छिक और अराष्ट्रवादी संविधान के संज्ञादी तथा इसे दास्ता का नया चार्टर, गुलामी का अधिकार पत्र कहा और एवं इसे एक कार जिसे ब्रेक तो नहीं पर इंजन नहीं, इसका अनुवाद है। यानी एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सरा हुआ, मल रूप से बुरा और अस्वीकृत बतलाया। जिन्ना ने भी। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला बताया। मदन मोहन मालवीय ने। अंबेडकर ने क्या कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया है। अंबेडकर ने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है को बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया है। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम की अगर बात करें, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब, 15 जुलाई 1947 ईस्वी को तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को पारित इस एक्ट का उद्देश्य लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून 1947 ईस्वी की कार्य योजना को कानूनी जामा पहनाने का था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ब्रिटिश संसद में जो है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। ऐसे 20 धाराएं थी। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है ना स्वीकृत कर लिया गया और इसे 20 धाराएं थी। इस एक्ट में 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी एक्ट में है ना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्रों का भी गठन का प्रस्ताव यानी प्रावधान किया गया, यानी गठन को सहमति भी दिया गया। दोनों प्रस्तावित राष्ट्रों में संविधान सभाओं को विधानमंडल एवं संविधान निर्माण का दौरा कार्य प्रदान किया गया। नए संविधान पारित हो जाने तक दोनों राष्ट्रों तथा सभी प्रांतों का शासन भारतीय प्रशासन अधिनियम 1935 के अनुरूप चलाया जाना था। 1935 के ही इसी एक्ट ने देशी रियासतों से ब्रितानी सम्राट के संप्रभुता या अधिराजत्व को समाप्त कर दिया। या अधिराजत्व को क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। उनके भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार भी दिया गया। नोट है कि सिलहट यानी असम जिले ने जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। वाह, जब जनमत संग्राम कराया गया तो असम ने क्या किया? तो पाकिस्तान को समर्थन किया था। देशी रियासतों और उनके शासकों के संबंध में हिज मैजेस्टी द्वारा किया जाने वाला सभी प्रकार के कार्य, सभी संधियां
एवं समझौते जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को व्यापक होने जाने थे। बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष की अगर बात करें, बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष की बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समितियां भी थी, जो समिति दिखाया गया। मौलिक अधिकार की उप समिति थे आपको जे.बी. कृपलानी थे वो अध्यक्ष। और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति अब क्या है? संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य भी थे। अध्यक्ष सहित के.एम. मुंशी बम्बई से निर्वाचित। सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित मुस्लिम थी। और एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित निर्दलीय थे। और एन गोपाला स्वामी अयंकर मद्रास से निर्वाचित थी। और डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद जो है ना टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। आगे आपका अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है ना बंगाल से तथा विभाजन के बाद उनका निर्वाचन बम्बई में हुआ। अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है ना बंगाल से तथा विभाजन के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ। देशी रियासतों के प्रतिनिधि को चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा जो है किया जाना था। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। पाकिस्तान के लिए छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष की अगर बात करें तो अब देखते हैं क्या है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति का अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्रध्वज संबंधी तथर्थ समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत तरह पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। प्रत्यायक समिति का अध्यक्ष थे आपको अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आगे है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति का अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। यहाँ भी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथर्थ समितियों के अध्यक्ष थे एस. वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा के महिला सदस्य जो कौन कौन थे। बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा के महिला सदस्य की अगर बात करें तो अम्मू स्वामीनाथन थे। आपको टोटल 15 महिला थे, याद रखिएगा। टोटल 15 महिला थे। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैक्सरीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी बलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे,
मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू जो कि यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, राज्यपाल भी बने थे, ठीक है, राज्यपाल, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी, विजयालक्ष्मी पंडित। कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 2 दिसंबर 1946 का है। इसे मंत्री और विभाग जो किसको क्या क्या मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मामले भी देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय इनको मिला था तथा साथ में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। बलदेव सिंह आपको रक्षा मंत्रालय थे, नाम के हिसाब से बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण, जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला था और CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री ये बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय इनको मिला था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था, जगजीवन राम को। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी की बात किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय मिला था और आई चुंदरीगढ़ को मिला था वाणिज्य। अब्दुल रम नस्तर को मिला था संचार मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला था विधि मंत्रालय और गजांतर अली खां को मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में गठित हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला। और अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ही ज्यादा, मंत्री और अंतरिम सरकार वाला भी विभाग। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था प्रधानमंत्री वे बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले भी इनको मिले और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय भी इन्हीं को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय मिला। सूचना तथा प्रसार और राज्यों के मामले भी इन्हीं को मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आपको बता दें कि राज्यों को जोड़ने का काम यही किए थे जब देश आज़ाद हुआ था। 567 देशी रियासतों में देश बट गया था। कोई हमारे देश में रहना चाहता था, कोई देश कोई इलाके ऐसे थे जो नहीं रहना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन सभी को जोड़ने का काम जो निभाए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल निभाए हैं। अगर वो नहीं होते देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता और कई छोटे पाकिस्तान खड़ी हो जाती आज के टाइम में। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनको मिला था और मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय मिला था। अबुल कलाम आज़ाद है ये। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ना 2007 से लेकर 2012 तक ये राष्ट्रपति पद पे बने रहे थे। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद है और सबसे, ये आपको बता दें अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहने वाले ये युवा नेता थे। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्रालय। BR अम्बेडकर को विधि मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को यहाँ भी रक्षा मंत्रालय मिला। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय। CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय। यहाँ पे रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय मिला था। आर के सनमुसम शेट्टी वित्त मंत्रालय। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। नरहर विष्णु गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। विश्व के प्रमुख देश के संविधान से लिया गया आदर्श। अब क्या क्या लिया गया तो देखिए, जैसे कि आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया आपको संसदीय प्रणाली, संसद तथा विकास मंडल की प्रक्रिया। एकल बुक से पढ़ना पड़ेगा। देखिए बुक ले लिए क्योंकि थोड़ा सा हुआ है क्या ना, PDF थोड़ा सा ब्लर बन गया, इसलिए बुक से भी थोड़ा सा कहीं दिक्कत होगा तो मैं पढ़ दिया करूंगा और आप सुन लीजिएगा। फिर से पढ़ते हैं।
ब्रिटेन देश से जो हमारे संविधान में लिया गया, पहला आपको लिया गया संसदीय प्रणाली, संसद तथा विधान मंडल की प्रक्रिया, विधान मंडल की प्रक्रिया। उसके बाद एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, परमाधिकार लेख, क्या कहते हैं, द्विसदनवाद। अब अमेरिका, अमेरिका क्या कहता था इस पे मचेगा। अमेरिका मौलिक अधिकार दिया गया। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय भी लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है, वह शक्तियाँ यहीं से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन की संरचना का यहीं से लिया गया अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल ये भी अमेरिका से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग ये भी आपको अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद जो आपको देश है आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 के 36-51 में है, तथा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो करते हैं यानी मनोनीत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आयरलैंड के बारे में फिर पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद तथा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करने की विधि तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया जो है, ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार ये जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति, ये क्या जर्मनी से क्या लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित राष्ट्रपति के शक्ति का सिद्धांत लिया गया जर्मनी से। उसके बाद आपका है कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल का पद ये भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सब कनाडा से ही लिया गया है। इसके बाद है आपका पूर्व सोवियत संघ यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, पूर्व सोवियत संघ जिसे USSR भी कहते हैं। और फ्रांस, गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों संबंधी सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सब लिया गया फ्रांस से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये सब फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। केंद्र राज्य संबंधित जो विचार है, कथन है, केंद्र राज्य संबंधित। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि 108 में। व्यापार, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, व्यापार है क्या, देख लेते हैं बुक में। ऑस्ट्रेलिया में क्या दिया गया, तो संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंधित, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार है, ठीक है। और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। और इससे पहले जर्मनी बताया था। जर्मनी में क्या किया है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति का विवरण जो है ये जर्मनी से लिया गया। और जापान में जो है विधि के समक्ष समानता या स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोल सकते हैं, जो कि जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो कि हर साल या 2 साल पे होती ही रहती है संविधान में कुछ ना कुछ, ये आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 1935 ईस्वी का भारत, 1935 ईस्वी का, यहाँ से जो हमें लिया गया संघात्मक व्यवस्था, आपात उपबंध, राज्यपाल के कार्य,
लोक सेवा आयोग शासन अधिनियम, लोक सेवा आयोग शासन अधिनियम, यह सब 1935 ईस्वी के भारत से यानी उसके एक्ट से लिया गया। अक्सर कन्फ्यूजन होता है एक चीज में, हर एक स्टूडेंट को होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही था पहले। संवैधानिक पदों पर स्थापित प्रमुख भारतीय अधिकारों का वेतन, नया वेतन नाम, अब नया वेतन नाम है जो अभी फिलहाल कंटिन्यू में मिल रही है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख रुपए मिलती है और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए, और उपराज्यपाल को मिलती है आपको 2.5 लाख रुपए, सॉरी 2.25 लाख। उपराज्यपाल को मिलती है 2.25 लाख, यानी 2.5 लाख, 2.25 लाख बोलेंगे, सॉरी 2.25 लाख रुपए। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख रुपए मिलता है, 2.8 यानी 2,80,000। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अगर बात करें, अन्य न्यायाधीश जो है 2,50,000 रुपये मिलेंगे। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनको भी 2,50,000 रुपये मिलेंगे। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश यानी कैज को मिलेंगे आपको 2.25 लाख यानी 2,25,000 रुपये। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के जो अध्यक्ष हैं इन्हें मिलेंगे, इनको भी मिलेंगे आपको 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपये प्रति माह। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनको भी मिलेंगे 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और रहता है जहाँ से 1 नंबर आने की संभावना हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है, और यहाँ से आपको बिहार पुलिस 1 नंबर हर साल पूछते ही पूछती है। 1 नंबर कन्फर्म है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट हो, 1 नंबर बिहार पुलिस तो पूछेगा ही पूछेगा, इसका फिक्स है ये, पद और आयु सीमा। राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र सीमा न्यूनतम निर्धारित किया गया ये 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है और राज्यपाल के भी 35 वर्ष है, यानी तीनों के समान सेम है। 35 वर्ष में आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं और राज्यपाल बन सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य ये 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के न्यूनतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य जो है ये 25 वर्ष का बन सकता है, लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष में। विधान परिषद का सदस्य जो है ये भी 30 वर्ष में बन सकते हैं, इनकी न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य ये 25 वर्ष, विधानसभा सदस्य 25 वर्ष होने चाहिए न्यूनतम, विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम चाहिए। अब देखिए एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पद, शपथ एवं त्याग पत्र, ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है कि कौन शपथ दिलाता है, कौन से त्याग पत्र दे सकते हैं, किसे। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति के पद जो नहीं कि जो राष्ट्रपति बनेंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। और त्याग पत्र में किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देंगे। अब उपराष्ट्रपति जो नियुक्त होंगे तो वो शपथ उनको कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। और वे त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है ना राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब राज्यपाल को जो है ना, अब जिस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या करेंगे, तो शपथ दिलाएंगे। और वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करें, अब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अब वो उसे अपना शपथ कौन शपथ दिलाएंगे, उन्हें तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं और उनको वे जो है अपना जो है त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष जो शपथ ग्रहण करते हैं तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष है तो पहले तो वो लोकसभा निर्वाचित हुए हैं, लोकसभा सदस्य में यानी कोई सांसद बने ही होंगे, तो सांसद के रूप में वो शपथ तो लिए ही होंगे। तो इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये अपना त्यागपत्र जो है ना ये उपाध्यक्ष देता है। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, ये आर्टिकल 93 कहता है।
अब है लोकसभा में स्थानों का आवंटन। लोकसभा में स्थानों का आवंटन एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला की क्रम संख्या, राज्य लोकसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। बहुत तरह पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत बार छात्रों से छूट भी जाता है, उन्हें बस अपने ही राज्य का याद रहता है, अदर स्टेट का याद नहीं रह पाता है। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीट 80 है और राज्यसभा के 31 है। राज्यसभा के 31, लोकसभा के 80। महाराष्ट्र में 48 है आपको लोकसभा के और राज्यसभा के 19, राज्यसभा के 19। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में 42 है आपको लोकसभा के सीट और राज्यसभा के हैं 16, आंध्र प्रदेश में लोकसभा के 25 सीट, और राज्यसभा के 11 सीट। बिहार में है आपको लोकसभा के 40 सीट और राज्यसभा के 16 सीट। तमिलनाडु में है आपको लोकसभा के 39 सीट लोकसभा में और राज्यसभा में 18 सीट। मध्य प्रदेश में लोकसभा के 29 सीट है, लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में 11 सीट। कर्नाटक में आपको लोकसभा के 28 सीट और राज्यसभा के 12 सीट। गुजरात में लोकसभा में 26 सीट है, 26 और राज्यसभा में 11 सीट। कितने सीट है? तो 11 सीट। उसके बाद है आपको राजस्थान में लोकसभा में 25 सीट है। राजस्थान की बात की जाए तो लोकसभा में वहाँ पे 25 सीट है मात्र और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ओडिशा में लोकसभा में 21 सीट है और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। केरल में है लोकसभा में 20 सीट और राज्यसभा में 9 सीट। 20 सीट और 9 सीट। केरल में 20 सीट है लोकसभा और राज्यसभा में 9 सीट। झारखंड में लोकसभा में 14 सीट और राज्यसभा में 6 सीट। झारखंड। असम में आपको लोकसभा में 14 सीट और राज्यसभा में 7 सीट। पंजाब में है आपका लोकसभा में 13 सीट और राज्यसभा में 7 सीट। लोकसभा में 13 सीट, राज्यसभा में 7 सीट। छत्तीसगढ़ में आपका लोकसभा में 11 सीट और राज्यसभा में 25 सीट। हरियाणा में लोकसभा में 10 सीट और राज्यसभा में 5 सीट। तेलंगाना में 17 सीट है लोकसभा में और राज्यसभा में 7 सीट। मेघालय में लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट। कहाँ पे? तो मेघालय में। उसके बाद ये तो मेघालय तक हुआ 19 नंबर तक। 20 में आते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट संख्या 2 है और राज्यसभा की सीट संख्या 1 है। मणिपुर में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। त्रिपुरा में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा में 1 है। और गोवा में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है गोवा में। मिजोरम में 1 लोकसभा 1 राज्यसभा। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट 1 राज्यसभा सीट। सिक्किम में भी 1 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। देख सकते हैं 3 राज्य पूछा जाता है कि कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें मात्र 1 ही लोकसभा की सीट है और 1 राज्यसभा की सीट है, तो वो आपको बस 3 है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और चंडीगढ़ मात्र 1 लोकसभा सीट है, इसमें राज्यसभा सीट नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है, 1 और राज्यसभा सीट इसमें नहीं है, नगण्य है, 0 है। पुडुचेरी में लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा सीट की भी 1 ही है। दादर व नगर हवेली दमन और दीव जिसमें जो है लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा सीट 0 है। लक्षद्वीप में 1 ही आपको लोकसभा सीट ही है।
जम्मू कश्मीर में मात्र 5 लोकसभा सीटें हैं और 4 राज्यसभा सीट। लेह लद्दाख एक जो है लोकसभा सीट है, एक लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीटों की संख्या 0 है लेह लद्दाख। आगे एक नोट किया गया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है कौन है, तो आपका लद्दाख एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। बहुत पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 175 और विधान परिषद आपको है मात्र 58। विधान परिषद है मात्र 58। आंध्र प्रदेश का पढ़ लिया। आंध्र प्रदेश में विधानसभा 175 है और विधान परिषद कितना है, तो 58 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ना आपका ऊपर में क्या नाम दिया गया है, तो विधानसभा। देखिए विधानसभा है ये, VS इसको लिख देते हैं और VP विधान परिषद। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा 60 है। असम में विधानसभा जो है 126, बिहार में 243 विधानसभा सीट, ठीक है, और विधान परिषद 75 और विधान परिषद का ही सदस्यता ग्रहण करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार। वो विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं आपको विधानसभा की। गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में आपको है मात्र 90 सीटें हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश 68, झारखंड में 81 सीटें आपको विधानसभा की और विधान परिषद की सीट इसमें नहीं है। तेलंगाना में 119 सीट है विधानसभा की और 40 सीट आपको विधान परिषद की तेलंगाना में। कर्नाटक में 224 सीटें हैं विधानसभा के, 224 सीटें कर्नाटक में है और विधान परिषद 75 सीटें। केरल में 140 सीटें हैं आपको विधानसभा की केरल में और मध्य प्रदेश में 230 सीट है विधानसभा की। महाराष्ट्र में 288 सीट है विधानसभा की और विधान परिषद की 78। मणिपुर में 60 है किसकी, तो विधान सभा की और विधान परिषद इसमें नहीं है। मेघालय में विधानसभा 60 है, विधान परिषद नहीं है। मिजोरम में विधान सभा 40 है, विधान परिषद नहीं है। नागालैंड में विधानसभा 60 है नागालैंड में, लेकिन विधान परिषद नहीं है। ओडिशा में 147 सीट है विधानसभा की, विधान परिषद नहीं है। पंजाब में 117 है विधानसभा की, लेकिन विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में पूरा 200 है आपको विधानसभा की, लेकिन विधान परिषद ही नहीं है। सिक्किम में 32 है आपको विधानसभा की, लेकिन विधान परिषद नहीं है। और तमिलनाडु में विधानसभा 234 है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। त्रिपुरा में 60 है, क्या त्रिपुरा में 60 है आपको विधानसभा, लेकिन विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं सबसे ज़्यादा और विधान परिषद आपको 100 है, विधान परिषद भी 100 है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन विधान परिषद नहीं है। और आपको पता होगा कि विधान परिषद के जो सदस्यता ग्रहण करते हैं वो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। रीज़न ये है कि विधान परिषद सभी राज्यों में लागू नहीं है। और हमारे जो नीतीश कुमार हैं वो जब भी हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, तो नीतीश कुमार जी वो उसे वोटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण करते हैं, ना कि विधानसभा के। और जो विधानसभा और लोकसभा के सदस्य ग्रहण किए रहते हैं वो ही सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे आपका कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया अनुच्छेद 371 में। महाराष्ट्र और गुजरात अनुच्छेद 371 का ही। नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध था 371 के में। 371 के भी असम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, असम राज्यों को विशेष उपबंध दिया है। 371 का सी कहता है कि मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, मणिपुर राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का डी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में विशेष उपबंध, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 का ई। 371 का सी पढ़ लेते, एक बार पढ़ लेते कि मणिपुर राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध 371 के सी में है। 371 के डी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में विशेष उपबंध। 71 के ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 के एफ में सिक्किम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के एफ में। 371 के जी में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के एच में अरुणाचल प्रदेश के संबंध में उपबंध। 371 के आई में गोवा राज्य के संबंध में उपबंध, गोवा राज्य के संबंध में उपबंध। 371 के जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में उपबंध दिया गया। 371 के जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में उपबंध। अब विज्ञान, कुछ विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। अब जैसे कि देखते हैं कितना बचा हुआ है। विज्ञान के बारे में। विज्ञान एक बीजी के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे, ये टॉपिक है हमारा। और कुल का नाम, प्रमुख पौधे के नाम यानी वानस्पतिक नाम इसमें दिया गया है। जैसे कि लिलिएसी को हम क्या कहते हैं, किस लिलिएसी कुल का नाम है और इसके अंतर्गत आता है आपको लहसुन, प्याज और सतावर। लहसुन, प्याज और सतावर। ग्रेमनी एक कुल के पौधे का कुल है जिसके अंदर गेहूं, मक्का ये सब आते हैं, चावल, गन्ना, ज्वार ये सब आते हैं। अब देखिए लहसुन का जो वैज्ञानिक नाम है एलियूमेस्टेटिव है। प्याज का एलियूमेसेपा और सतावर का एस्परेगियस रिकेमियोसस। और चावल का आपको याद ही होगा कि ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। गन्ना का सच्चारम ऑफिनिक्रम और ज्वार का सोरगम भलेड। ये ग्रेमनी कुल के पौधा है ये सारे। और बाजरा को पेनिसेट्रम टाइफोडिनियस, ये सब बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। बांस एक प्रकार का घास है, बैम्बोसिका एरिनोडेनिसेकियस। और दूब घास को साइनोडोन डाइकेटलॉन। जौ को हार्डोयम वेल्यूगेर। और जई को एवेना सेटाइवा आदि। पाल्मी कुल के पौधे का अंतर्गत आता है नारियल जिसका वैज्ञानिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। तार का है बोरासस और फेल्वी फिलिफर। सुपारी का है अरेका कचेरू और खजूर का है फोनिक्स डायसेटलीफेरा आदि। म्यूजेसी का है, म्यूजेसी है ना केला, म्यूजेसी कुल का पौधा आपका केला, जैसे मक्का पार्डिसिका कहते हैं। द्विबीज पत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे। कुर्सी फेरी पौधे का जो कुर्सी फेरी कुल का नाम है और पौधे का नाम इसमें क्या है तो मूली है। कुर्सी फेरी के अंतर्गत आपका आता है मूली, जिसे कि रेफिनियस सटाइवस कहते हैं। और सलजम ब्रेसिका रापा कहते हैं। सरसों का ब्रैक्सिका कॉम्पेस्टेरियस कहते हैं। और फूल गोभी, ये भी कुर्सी फेरी कुल का पौधा है, फूल गोभी पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ऑलवेरिका। हाँ ठीक है, ऑलरेका है बोल देंगे, ब्रासिका ऑलरेका आदि। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है। और ये जो मूली है आपको सलजम है, सरसों है, फूल गोभी, ये सब कुर्सी फेरी कुल के पौधे हैं। मालवेसी कुल के पौधे आपको कपास, भिंडी, गुड़हल आदि।
कपास, भिंडी, गुड़हल। और कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम हर्बेकियम। भिंडी का हेविकस इल्यूसेटिनस। और उसके बाद गुड़हल का है हेविकस रोसा सिनेसिस आदि सिनेसिस। लेग्यूमिनेसी इसके अंतर्गत आपको आता है कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, गुलमोहर, इमली, बबूल, लाजवंती, शीशम, चना, मूंग, नील। अब एक एक का वैज्ञानिक नाम भी दिया है। कत्था का वैज्ञानिक नाम है अकाया सेंटेच्यू। मटर का पिक्सम सेटिविकम। अरहर का कैंजेनियस कजान। मूंगफली का आर्चिक्स हाइपोगेनिया। सेम का आपको सेम भी, इसको सेम भी बोलते हैं अपने लेसी लैंग्वेज में। डोलिकस लबालब, हाँ डोलिकेसियस लबालब। सोयाबीन का ग्लायोसाइन मैक्स। अमलतास का कैसिका फिस्टुला। गुलमोहर का डेलोनिक्स रेजिया। इमली का टामरिंडिस इंडिका। बबूल का अकाया अरेबिका। लाजवंती का मिमोसा प्यूडिका। और अशोक का सारकसा इंडिका। शीशम का डिलबेरिगा सिस्को। चना का सीकर आर्टेनियम। मूंग का फेलिकस मुंगो। और नील का इंडिफेरा टिक्टोरिया, ठीक है, टिंक्टोरिया आदि नील का वैज्ञानिक नाम है। अब आता है कंपोजिटी का जो कंपोजिटी कुल के पौधे के अंतर्गत आता है आपका सूरजमुखी, सलाद, जिनिया, जंगली भंगरा, गुलदाउदी, गेंदा आदि। कंपोजिटी कुल के पौधे का जो सूरजमुखी है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपको हीलियनेथिस एन्यूस। सलाद का इलेक्टिवा सटाइवा। जीनिया इलेगेंस। और जंगली भंगरा का टिंडस प्रोकोन्यूबेंस। और गुलदाउदी का क्रिसेंस थेमियम इंडिकम। और गेंदा का टैजेट्स पेटुला। रूटेसी वाला बहुत पूछा जाएगा। नींबू किस कुल का पौधा है? तो रूटेसी। संतरा और मौसमी जितने भी खट्टे फल फ्रूट हैं ये रूटेसी के अंतर्गत आएंगे। और नींबू का जो वैज्ञानिक नाम है सिट्रिकस ओरानिफेलिया। और संतरा का सिट्रस रेक्टुलेरिया। और मौसमी का सिट्रस सिग्नेसिस आदि। उसके बाद आपका कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आपका तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, परवल आदि। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के अंदर तरबूजा आता है। तरबूजा का वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलियस वेल्यूगेरियस। खरबूजा का कुकुमिस मेलो। कद्दू का कुकुरबिटा मैक्सिमा। परवल का ट्रिकोसेंथोथिस और डायोकिया। रोजेसी कुल के पौधे के अंतर्गत आता है सेब, नाशपाती, उसके बाद गुलाब, रसभरी आदि। रोजेसी यानी सेब का है पैरियस मेलियस। नाशपाती का पैरियस कॉम्युनिसिस। गुलाब का रोसा सेंटिफोलिया। रसभरी का फाइसेलिस और पेरुवेनिया आदि। मिर्टेसी कुल के पौधे के अंतर्गत आता है अमरूद, इसका नाम है पिसिडियम गुआवा। यूकेलिप्टस के अंतर्गत आता है यूकेलिप्टस ग्लोबिलस। जामुन का साइगोनियस कोमिनी। मेहंदी का लॉसोनिया इनरिमिस आदि। अम्बेली फेरी का नाम है आपको धनिया का नाम है कोडेडेरियम सटावियम, इसका वैज्ञानिक नाम है। जीरा भी आपको आता है अम्बेली फेरी के अंतर्गत, इसका नाम है कुमिनियम और साइबेनियम। लौंग का है साइजोनियम और आर्गोनोमेट्रियम। सौंफ भी आता है अम्बेली फेरी के कुल के पौधे के अंतर्गत। सौंफ, गाजर भी। और सौंफ का नाम है फोनेंसिक्युलम वेल्यूगेट्स। गाजर का क्या कहते हैं डॉकेकस कैरोटा आदि।
और सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का पौधा हमारा आलू, सोलेनियम, ट्यूबेरेशियम, और बैगन भी आता है इसी के अंतर्गत, सोलेनेसी के अंतर्गत। बैगन का जो नाम है आपको सोलेनियम और मेलोगेनिया। लाल मिर्च भी आता है आपको, सोलेनेसिस कुल के पौधा है आपको। कैस्पिकम एन्यूम, तंबाकू भी आता है इसी को, इसी के अंतर्गत, निकोटेनिया, तंबाकून। टमाटर, लाइकोपेरिसियम, एसोलेक्ट्यूनियम, बेलाडोना भी आता है आपको सोलेनिक कुल के पौधे के अंतर्गत। बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। धतूरा, धतूरा भी आपको आता है इसी कुल के अंतर्गत। डेटूरा, एस्ट्रोमोनियम आदि। रेननकुलेसी, रेननकुलेसी कुल के पौधे के अंतर्गत आता है बटर कफ और काला। बटर कफ का नाम है रानुकोलियस और स्केलेटियस, ठीक है। जीरा भी आता है आपको इसी के अंतर्गत। नाइगले सटाइवा, क्या कहते हैं, निगले सटाइवा, निगेला सटाइवा, निगेला सटाइवा आपका आता है रेननकुलेसी कुल के पौधे में, और इससे जो है जीरा कहते हैं, जीरा का वैज्ञानिक नाम है यह। विशेषकृत पौधे, विशेषकृत यानी एरिमोफाइट्स। एरिमोफाइट क्या होता है, तो रेगिस्तानी या स्टेपी से उगने वाले पौधा है को क्या कहते हैं, तो एरिमोफाइटस कहते हैं। लिथोफाइटस, लिथोफाइटस कहलाता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे, चट्टानों पर उगने वाले पौधे। सेमोफाइटस, सेमोफाइटस होता है बालू पे उगने वाले पौधे। स्केलेरोफाइटस काष्ठीय झाड़ीदार पौधे कहलाता है। हेलोफाइटस, हेलोफाइटस अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे, अधिक सांद्रता वाली। ऑक्जिलोफाइटस, ऑक्जिलोफाइटस अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। हीलोफाइटस, हीलोफाइटस कहलाते हैं दलदल में उगने वाले पौधे, हीलोफाइटस कहलाते हैं दलदल में उगने वाले पौधे। मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग की अगर बात करें तो हेम्पेस, हेम्पेस, हेम्पेस क्या होता है, त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श के द्वारा होता है हेम्पेस। पर्तिश्याम, पर्तिश्याम क्या होता है, श्वसकीय रोग है, श्वसकीय रोग है। पोलियो, 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 पोलियो क्या तंत्रिका एवं पेशीय रोग है पोलियो। आपका पीलिया, पीलिया, पीलिया यकृत संबंधित रोग है, यकृत संबंधित रोग यकृत में होता है। रेबिस तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है, अगर रेबिस हो जाता है तो तंत्रिका संबंधित रोग है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। कनफेरा, कनफेरा लाल ग्रंथियों का सृजन से, लाल ग्रंथियों के सूजन से। रोहा, रोहा नेत्र संबंधित रोग है एक। और कंजक्टिवाइटिस नेत्र संबंधित रोग है। मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु जनित रोग की अगर बात की जाए, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, और इसे जो प्रभावित करता है कौन, तो फेफड़े के ऊतक में संक्रमण वायु द्वारा ये होता है, यानी इसके वजह से होता है, मतलब यहाँ से फेफड़े के ऊतक में संक्रमण हो जाता है और वायु द्वारा ये प्रसार हो सकता है तपेदिक। प्लेग, प्लेग जो कि क्या कहते हैं, येरेसिना पेसिटिस, ये क्या तो महामारी रोग है, चूहे के पिस्सुओं के द्वारा ये प्रसार होता है, एक महामारी रोग है प्लेग, चूहों में ज़्यादा होता है। रोहिणी, रोहिणी जिसे डिप्थीरिया भी कहते हैं, ये सब जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इस बैक्टीरिया का नाम है, और ये क्या है, एक तरह से गले का रोग है। कुष्ठ या कोढ़, माइक्लोबैक्टीरियम, माइक्लोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम त्वचा एवं तंत्रिका, एक तंत्रिका प्रकार का एक रोग है, उसमें ही उसी में होता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी लेप्रे प्रसारण निकट तथा लंबे स्पर्श संबंध से होता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है ना सेलोमेना टाइफी की वजह से होता है, इसके जो कारक जीवाणु का नाम है इसके जीवाणु का, और ये आंतों में संक्रमण की वजह से, आंतों में क्या करता है, आंतों में संक्रमण करता है। धनुष टंकार यानी टिटेनस, टिटेनस, टिटेनस जो है क्लस्ट्रोडियम टिटेनी की वजह से होता है, मतलब इसके बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का सॉरी। हानु तथा ग्रेवा रोग, ये क्या एक प्रकार का हानु तथा ग्रेवा रोग है। हैजा यानी कोलेरा, ये सब जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। विब्रियो कोलेरा इसके वायरस का इसके जीवाणु का नाम है। गंदगी द्वारा फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी है। गोनेरिया, गोनेरिया जिसे जो है नेसेरिया, इस तरह का जीवाणु है नेसेरिया, और ये क्या तो वेनरल रोग है, क्या तो वेनरल रोग है, ठीक है।
देखिए मनुष्य में जीवाणु जनित रोग कौन कौन हो गया? तपेदिक, प्लेग, रोहिणी, कुष्ठ या कोड, टाइफाइड, धनुष्टंकार, हैजा, गोनेरिया, और एक और है आपका नीचे में गोनेरिया तो पढ़ लीजिए निमोनिया। निमोनिया जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस और फिनोमेना, यानी निमोनिया इसको बोलते हैं, निमोनिया पी साइलेंट है, श्वसन संबंधित रोग है एक प्रकार का। कुकुर खांसी जो एक बॉर्डरेटेला प्रैक्टिसियस यानी पेरिटिसियस है, इसके वजह से होता है। गले तथा फेफड़ों से संबंधित रोग है एक प्रकार का। सिफिलिस, टेप्रोनियम और प्लेडियम, जनन रोग, प्रसारण, स्त्री संबंधित रोग है कौन? तो सिफिलिस। भोजन विषाक्तन यानी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है। मेनिंजाइटिस, नेसीरिया, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क संबंधित एक प्रकार का रोग है। मनुष्य में होने वाले हास्य रोग की बात करें तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों का कठोर हो जाना एक प्रकार का रोग है। हाइपरटेंशन अधिक रुधिर दबाव को ऐसे यानी ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर हो जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है यानी ब्लड कैंसर है। प्रताप नेत्र के लेंस का अपारदर्शी हो जाना, यह क्या कहलाता है? प्रताप कहलाता है। मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग की बात करें तो आपका इसमें है क्या? महाकायता क्या करता है? तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका से एसटीएच हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रवण करता है। ग्वाइटर क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है ग्वाइटर रोग। मधुमेह इंसिपिड्स वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है मधुमेह इंसिपिड्स। एक्सोपैथेरेमिक ग्वाइटर थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रवण के कारण होता है। टिटेनी पैराथार्मोन के कम मात्रा में स्रवण के कारण होता है कौन? तो टिटेनी। और वायलोडिजिम जो कि एड्रेनल के अधिक स्राव के कारण होता है। मधुमेह मेलिटस इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। एक आपका है नीचे एडिसन रोग है ना, एडिसन रोग कॉर्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है, कॉर्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण। बोनापन भी ग्रोथ हार्मोन के कम स्राव कारण होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन जो है उसके कम स्राव से क्या होता है? बोनापन आता है। एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन की अधिक स्राव कारण होता है। एक्रोमेगली क्या होता है? यानी ग्रोथ हार्मोन अधिक हो जाता है, यानी ज़्यादा लंबा होना। एक्रोमेगली कहलाता है। मिक्कीजेडेमा थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होता है, थायरोक्सिन के हार्मोन के अल्प स्राव से। और ग्रेव्स रोग क्या होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव कारण ग्रेव्स रोग। याद रखिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते। ये सब मनुष्य में होने वाले अंतःस्रावी रोग हैं। मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग यानी किसकी कमी से? अब मान लीजिए जीरोप्थेलीमिया रोग है। जीरोप्थेलीमिया क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कॉर्निया का शुष्क हो जाना यानी छोटा हो जाना, विटामिन ए की कमी से। निक्टालोपिया क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। और सामान्य रतौंधी रोग कहलाता है। क्वाशियोर्कर प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग। बेरी क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेटस भी क्या? बच्चे में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। और ओस्टियोमलेशिया प्रोडो में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है, अस्थि रोग है। और हिमारेजी क्या है? विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रोग है, हिमेरेजी। और हिमियोरेजियस यानी रक्तस्रावी रोग है एक। फसल और उनकी किस्में यानी कौन से किस्म है? अगर फसल और प्रमुख किस्म की अगर बात तो पहला आपका गेहूं कौन से किस्म है? तो सोनालिका, प्रताप, गिरिजा, शैलेजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनक, शेरा, जयराज, यूपी 368, यूपी 262, ये सब क्या है? गेहूं के। अब आते हैं धान में IR8, IR24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला, सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज, मसूरी, ये सब धान के हैं।
मक्का के जो प्रमुख किस्म है, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 3, गंगा 5, रंजीत, दक्कन, हिमालयन 123, हाई स्टार्च BL 42, जवाहर, विक्रम, किसान, सोना, विजय, प्रोटीना, अंबर, श्वेत, तरुण और नवीन, ये सब मक्का के हैं। ज्वार के CH1, CH3, CH9, स्वर्ण, CSB1, CAB3। चना का है गौरव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पंतजी 114 और RS 111। मटर का है रचना, स्वर्ण रेखा, BL1, आरकेल, बोर्नीविले, जवाहर मटर। इसके बाद आपका अरहर के प्रमुख जो किस्म है, प्रभात, शारदा, मुक्ता। सोयाबीन का हार्डेली, क्लास 63, पंजाब, अंकुर, ब्रेग, अलंकार, शिलाजीत। सरसों का है वरुणा, शेखर, प्रकाश, क्रांति, लाहा, दुर्गामणि, संगम और सुफला। मूंगफली में आता है अर्लिनर, ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा और कौशल। कपास का श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी, सुबिन और सुजाता। गन्ना का BO 43, BO 47, BO 49, BO 65। कॉफ़ी का जो है आपका ओल्ड चिक्स, कुर्ग, कैंट्स S288। कॉफ़ी का सब क्या कहते हैं प्रमुख किस्म है आपका ओल्ड चिक्स, कुर्ग, क्या कहते हैं कैंटस S288। आलू का कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी और कुफरी ज्योति। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग की अगर बात करें, पौधे में लगने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण रोग की बात करें तो कवक जनित पादप रोग एवं रोगकारी कवक जनित ये रोग है, पौधे में होने वाले रोग है, ये कवक के वजह से होता है। आलू का विलंगित अंगमारी रोग, ये भी कवक की वजह से होता है। ये जो रोग क्या कहलाता है, तो फाइटोपिथीरिया इन्फेस्टेनस। इसके बाद है आलू का पूर्व अंगमारी रोग, ये भी कवक के जनित रोग है, यानी क्या कहलाता है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये क्या कहलाता है, तो आलू का पूर्व अंगमारी रोग है, इसके वजह से होता है, इस कवक का नाम है ये। मूंगफली का टिक्का रोग, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक की वजह से होता है, मूंगफली का टिक्का रोग। गन्ना का लाल विगलन रोग जो है ना, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक के वजह से होता है। गेहूं का काला किट्टू रोग, यह भी कवक के वजह से होता है, कवक के वजह से। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसी और गेहूं का सलकंद रोग, ये भी कवक के वजह से होता है, ऑस्टिलेगो टिट्रिसी कवक के वजह से। गेहूं का चूर्ण आसिता ये होता है आपको सॉरी, गेहूं का चूर्ण आसिता, इरिसाइफी ग्रेमिनिस। आगे आपका कुर्सी फेरी का सफेद किट्टू रोग, ये भी आपको कवक से होता है, और ये होता है एल्ब्यूलो कैंडिडा। बाजरा का मृदु रोमेल आसिता, ये जो रोग है ये पौधे में होता है कवक से, और कौन से कवक से होगा ये पूछा जाएगा, तो एस्केलेरो एस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और कुर्सी फेर का मृदु रोमिल आसिता रोग जो है ये पेरोनोस्पोरा पेरासाइटिका की वजह से होता है। और बाजरा का इरगोट यानी क्लोविसेप्स स्विफोरेसिस की वजह से। आलू का वाइट रोग सिनकी ट्रियस और इंडोबायोटिकम की वजह से। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग जो है ना, एस्केलेरो एस्पोरा ग्रेमिकोला की वजह से। राय का इरगोट रोग कैल्विसेप्स परपुरिया की वजह से, ये कवक का नाम है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये भी एक कवक जनित रोग है जो कि पौधे में होता है, और इस कौन से कवक की वजह से, तो हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी
हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइसी की वजह से होता है। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी काकर यानी किसके वजह से? आलू का शिथिल रोग किसके वजह से होता है? तो जीवाणु जनित ये रोग है, याद रखिएगा जीवाणु जनित। आलू का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनोसियरस ये जीवाणु की वजह से होता है। उसके बाद धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइसी की वजह से। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री कवक सिट्री जीवाणु की वजह से। गेहूं का टुंडू रोग यह होता है आपको कीरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी जीवाणु के वजह से। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल ये जो रोग होता है पौधे में ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियनस जीवाणु के वजह से। एग्युलर लीफ स्पॉट ऑफ काउटन जेंथोमोनास मालवेसियरम जीवाणु के वजह से। तंबाकू का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनियस के वजह से। टमाटर का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनियसियरम जीवाणु की वजह से। विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु के अगर बात करें तो विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु की अगर बात करें तो इसमें जो है ना आपका तंबाकू का मोजेक रोग है ना टोबैको मोजेक वायरस विषाणु जनित रोग है। तंबाकू का मोजेक रोग होता है ना इसकी वजह से होता है। और आलू का मोजेक रोग है ना ये पोटैटो वायरस एक्स की वजह से होता है। पोटैटो वायरस एक्स की वजह से ये विषाणु जनित रोग है। बंकी टॉप ऑफ बनाना ये आपको विषाणु जनित रोग है जो कि बनाना वायरस 1 के वजह से होता है, जो क्या कहते हैं विषाणु जनित रोग है। फूलगोभी का मोजेक रोग फूलगोभी मोजेक वायरस की वजह से। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस के वजह से। अब अजैविक पादप रोग की बात करें अजैविक नींबू में डायबिक रोग किसके वजह से होता है? तो कॉपर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसके वजह से होता है? तो बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है आपको कॉपर की कमी से। आंवले में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से, मटर में मार्स रोग। और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। फूलगोभी में हिप्टेल रोग होता है मॉलिबेंडनम की कमी से। और चुकंदर में हार्ट रोड होता है बोरोन की कमी से, क्या कहते हैं चुकंदर में हार्ट रोड। और आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में O2 की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग होता है आपको बोरोन की कमी से। भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान की बात करें जो कि मैं करवा चुका हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स जी के लूसेंट की सीरीज में, और आज इसकी फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। संस्थान और स्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहा है तो नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा तो ये भी आपको नई दिल्ली में है। उसके बाद जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहा है तो नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान वानस्पतिक कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में। भारतीय लाह शोध संस्थान लाह नामकुम रांची में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में गन्ना। और भारतीय संकरा तकनीक संस्थान ये आपका कानपुर। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान ये आपका है नई दिल्ली में कृषि वाले। उसके बाद भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफको ये आपका नई दिल्ली में। भारतीय जूट निगम संस्थान ये आपको कोलकाता में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपको कानपुर में दलहन। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय संस्थान कहाँ है तो शिवपुर कोलकाता में। कहा तो शिवपुर कोलकाता में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है शिमला में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय खाद्य तकनीक शोध संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आम शोध संस्थान ये आपको लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान ये भी कहा है तो लखनऊ में। और केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान जूट कोलकाता में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कसारकोट। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। और केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र ये क्या है तो कुल्लू में। कहा तो कुल्लू में। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर में। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान
तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला, केंद्रीय गेहूं कहाँ है तो पूसा में। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, कृषि इंजीनियरिंग भोपाल में। उसके बाद केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कासारगोड़ में। वन शोध संस्थान ये कहाँ देहरादून में। फल शोध संस्थान सबौर में। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में। सेंट्रल स्टेट फॉर्म सूरतगढ़ में। उसके बाद राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है जूनागढ़ में। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो पत्तूर में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में, बीरबल साहनी। उसके बाद कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला मानटुंगा मुंबई में, मानटुंगा मुंबई में। उसके बाद आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ बिहार में, आलू विकास एवं शोध संस्थान। लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में, लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में। तसर्क शिल्प विकास केंद्र भागलपुर में। रबर अनुसंधान शोध का है, रबर अनुसंधान संस्थान का है तो कोटायाम में। रबर अनुसंधान संस्थान का है कोटायाम में। चाय अनुसंधान संस्थान का है जोराहट में, जोरहाट में सॉरी। चाय अनुसंधान संस्थान का है जोरहाट में। कॉफी अनुसंधान संस्थान का है तो चिकमंगलुर में कॉफी अनुसंधान संस्थान। और रेशम अनुसंधान संस्थान का है तो मैसूर में रेशम। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान का है जूट, तो ये आपका हो जाएगा बैरकपुर में। कृषक भारतीयों कोऑपरेटिव लिमिटेड कुभोको संस्थान का है तो फरीदाबाद में। कपास अनुसंधान संस्थान है तो मुंबई में, कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पशुओं से संबंधित अनुसंधान संस्थान, पशुओं से भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहा तो इज्जतनगर में, कहा है तो इज्जतनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान मधुमक्खी पूना में। और उसके बाद है आपका भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान क्षेत्र, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान क्षेत्र जो है ये आपको है झांसी में, कहाँ है झांसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये आपका इज्जतनगर में। कहाँ पे, इज्जतनगर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो इज्जतनगर में। इसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। कहाँ पे, हिसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो मखदूम में। कहाँ पे है तो मखदूम में, कहाँ पे है तो मखदूम में। उसके बाद केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान केंद्र डिराग में, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र डिराग में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बीकानेर में। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये आपका हो जाएगा हिसार में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो हिसार में, हिसार जो कि हरियाणा में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो इज्जतनगर में, मांस राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर में। और राष्ट्रीय चमड़ा चौसे चेन्नई, ऐसे भी याद कर सकते हैं, चेन्नई में। विभिन्न पशुओं का गर्भाधान काल, अब कितने दिन का किसका गर्भाधान होता है, संभोग काल यानी कितने टाइम पीरियड तक वो धारण करते हैं, गर्भकाल। अब गाय जो है, गाय अधिक गर्भधारण करती है आपको वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक, वर्ष भर कर सकती है लेकिन गर्मियों में अधिक कर सकती है। लेकिन इनका जो है यानी बच्चे को जो अपने गर्भ में रखती है लगभग 280 दिन। भैंस आपको वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक इनका गर्भ धारण करने की संभावना अधिक रहती है। ये लगभग 308 दिन अपने बच्चों को पेट में रखती है। भेड़ अगस्त से फरवरी तक अपने बच्चों को पेट में रखती है लगभग 150 दिन। बकरी सितंबर से फरवरी तक यानी कि लगभग 150 दिन ये अपने बच्चों को पेट में रखती है। घोड़ी फरवरी से जुलाई तक जो है ये अपने बच्चों को पेट में रखती है 340 दिन तक लगभग। और सुअरी वर्ष भर परंतु बसंत ऋतु में अधिक। सुअरी 112 दिन का लगभग इनका जो है ना गर्भकाल होता है। कुतिया आपका हो गया बसंत से पतझड़ तक,
बसंत से पतझड़ तक यानी लगभग 63 दिन तक, लगभग 63 दिन तक। और मनुष्य जो है 9 महीने कहा जाता है, यानी 39 जाकर देख लेते, यानी 270 डेज। मनुष्य का कितना हो जाएगा? 270 डेज हो जाएगा। देखिए लास्ट पेज है, खत्म कर ही लीजिएगा, फटाक से हो जाएगा, थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। मिश्र धातु संगठन और उपयोग, ये इसका बारे में देखना है। अब इससे पीतल, पीतल किसका संगठन है? तो कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% है। परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। कॉपर 70% और जिंक 30%। इसका जो उपयोग है तार मशीनों के पूरे पुर्जे, तार मशीनों के पुर्जे और बर्तन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण है, कॉपर और टीन का, इसे बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सोना कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है, इसमें कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% मात्र। कृत्रिम सोना का उपयोग है आभूषण तथा मूर्तियों बनाने में। मृदा धातु कॉपर टीन और पीस हो गया आपको, पीसे फास्फोरस होगा, ठीक है। मुद्राएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गन मेटल कॉपर और एसर मतलब टीन और जेटर मतलब जिंक। गन मेटल आपका है कॉपर, टीन और जिंक का, इसका उपयोग आपका किया जाता है बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में। बेल मेटल आपका कॉपर प्लस टीन का मिश्रण, और इसका घंटा बनाने में उपयोग किया जाता है। कांस्टेटन इसका कॉपर प्लस निकेल का मिश्रण है, कॉपर 60% निकेल 40%। तार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तार के रूप में। मोनल मेटल कॉपर फेरिक और निकेल, कॉपर 28%, फेरिक 2%, निकल 70%। मूर्तियों बनाने में, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में। मोनल मेटल कॉपर फेरिक और निकेल का मिश्रण है, पढ़ लिया। डेल्टा मेटल कॉपर जिंक और फेरिक का मिश्रण है, कॉपर 60, जिंक 38 और फेरिक 2%। बेयरिंग कपाट तथा पानी के जहाज के प्रोपेलर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? डेल्टा मेटल का। मूंज मेटल, अब आगे आपका मूंज मेटल क्या है? तो मूंज मेटल का जो उपयोग जो है आपका, इसका उपयोग किया जाता है सिक्का बनाने में, नाव का तख्ता बनाने में, और इसमें कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है, कॉपर 60 और जिंक 40। रोज मेटल बिस्मथ, प्लेटिनम और टीन का मिश्रण है। स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, स्वचालित फ्यूज बनाने में उपयोग याद रखेगा। टाइप मेटल में प्लेटिनम और एसबी 15%, एसएन यानी 3% होता है, और यह है ना छापने वाले खान के प्रकार बनाने में होता है, छापने वाले खानों के प्रकार बनाने में उपयोग किया जाता है। वुड्स मेटल में प्लेटिनम, बिस्मथ, टीन, सीडी, सैंडियम का मिश्रण है, इसमें डायफ्रेम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, डायफ्रेम बनाने में। जर्मन सिल्वर बहुत पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है, कॉपर 50 से 61%, 61.6%, जिंक 19 से लेकर 17.2% तक, और निकेल 21.1% तक रहता है। और जर्मन सिल्वर का उपयोग जो है ना बर्तन मूर्तियों बनाने में उपयोग किया जाता है। डच मेटल मिश्रण है कॉपर प्लस जिंक का, और ये जो है मशीनों के पुर्जे बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का मिश्रण है, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का, और वायुयान या जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण है, कॉपर 90% रहता है इसमें, और एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसका उपयोग बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज ये कॉपर प्लस टीन और प्लस पी यानी फास्फोरस का मिश्रण है। रेडियो के एरियल बनाने में किया जाता है, रेडियो के एरियल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रो में निकेल, फेरिक और सीआर करप्टन, सी यानी कार्बन, मैग्नीशियम Mn मतलब मैग्नीज, और जिंक SiO2 1.2%। विद्युत तापन अवयव बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर प्लेटिनम, Pb और Sn का मिश्रण है, विद्युत संबंध में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर Pb और Sn का मिश्रण है, विद्युत संबंध में इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का पढ़े लिया, विद्युत तापन अवयव बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्लिनको एल्किनो में स्टील 50%, एल्युमिनियम 20%, निकेल 20% और कोबाल्ट यानी कोबाल्ट ये क्या है तो थोड़ा सा मिटा हुआ है, शायद 0.9 होना चाहिए था, ठीक है। कोबाल्ट चुंबकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, चुंबकों के निर्माण में, ठीक है।
उसके बाद है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आपका होता है फेरिक, क्रिप्टन, निकेल और कार्बन। ठीक है, फेरिक, क्रिप्टन, निकेल और कार्बन। इसका उपयोग मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, मोटरसाइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील, मैग्नीज प्लस फेरिक, मैग्नीज प्लस Mn मतलब मैग्नीज और Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीज स्टील Mn 14% और फेरिक 80 से 85%। मैग्नीज का उपयोग रेल की पटरियों में लगे गर्डर, कूटने और पीसने के मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील आपका कॉपर और कार्बन फेरिक का मिश्रण है, जिसमें से फेरिक 90 से 95% रहता है ज़्यादा, और क्रिप्टन 2.4%, कार्बन 1.5%। काटने वाले औजार, मशीन, गोलियां आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। निकल स्टील, निकल स्टील, निकल स्टील का उपयोग निकल, कार्बन और फेरिक में किया जाता है। बिजली के तार, प्रोपेलर, सॉफ्ट और कवच आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील का उपयोग क्रिप्टन 10% और कार्बन 25% और मैग्नीशियम 0.35%, फेरिक 95% होता है। ये शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्ति आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो टंगस्टन स्टील का शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, इसमें वेनेडियम और क्रिप्टन, फेरिक होता है, फेरिक 90 से 95%। क्रोम वेनेडियम स्टील का उपयोग कंपनियां धुरियाँ, सॉफ्ट फ्रेम, एक्सेल आदि बनाने में करती है। ठीक है, शोल्डर का देखिए लिए विद्युत संबंध में। और ये जो है आज भाग नंबर 4 था। क्या था देख लेते हैं। देखिए करीब 10 पेज का था PDF, 10 पेज का, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लास बड़ी हो गया, लेकिन कितना चीज़ का रिकॉल हो गया ये आप नोटिस कीजिएगा ज़रूर। बहुत चीज़ का रिकॉल हो गया है। तो भाग 4 था और भाग 5 से लेकर 18 तक जल्दी कवर करवाएंगे। थोड़ा सा भाग 4 आज बड़ा था, इसीलिए बस एक ही, और जब छोटी आएगी ना तो हम 2-3 एक ही कवर में करवा देंगे। जो छोटा छोटा रहेगा यानी 1 पेज 2 पेज इस तरह से रहेगा, तो एक ही बार में करा देंगे 2-3 भाग। तो भाग 18 का 18 क्लास नहीं होगी, कम ही क्लास होगी, लमसम में 10 क्लास के अंतर्गत हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।